Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher, and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. स्टूडेंट, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री देखा था और थर्मोकेमिस्ट्री में हमने देखा था कि जब कोई प्रोसेस होती है तो उसमें हीट के एक्सचेंज के होने की वजह से एंथैल्पी में क्या चेंज आता है। और हमने ये देखा कि एंथैल्पी में कई बार किसी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी पॉजिटिव भी आती है और कई रिएक्शंस के लिए एंथैल्पी नेगेटिव भी आती है। जिन रिएक्शन के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी कि जिन रिएक्शन के लिए एंथैल्पी यानी डेल एच की वैल्यू नेगेटिव आती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, और जिन रिएक्शन के लिए डेल एच की वैल्यू यानी एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। वहीं हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें किसी फिक्स अमाउंट पर किसी डेफिनेट रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चाहिए तो हम क्या निकालते हैं, हम स्टैंडर्ड स्टेट पर एंथैल्पी को फाइंड करते हैं। और स्टैंडर्ड स्टेट हमने देखा था क्या होता है, तो 298 केल्विन, ऑलमोस्ट 298 केल्विन हम जब टेम्परेचर रखें, 180 हम प्रेशर रखें और 1 m कॉन्सेंट्रेशन रखें लिक्विड सॉल्यूशन के केस में, तो ये स्टैंडर्ड स्टेट होती है। वहीं हमने देखा था कि एंथैल्पी जो होती है अभी लास्ट क्लास में कि उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो एंथैल्पी को बेसिकली फिजिकल स्टेट इफेक्ट कर रही थी, एलोट्रॉपिक फॉर्म इफेक्ट कर रही थी, सॉल्यूशन का फेज इफेक्ट कर रहा था और साथ साथ टेम्परेचर और प्रेशर भी इफेक्ट कर रहा था। इसके बाद जब हम एंथैल्पीज को और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं यानी थर्मोकेमिकल प्रोसेस में एंथैल्पी की बात करते हैं तो हमारे पास एंथैल्पीज फर्दर काफ़ी पार्ट्स में बढ़ जाती है। और फर्स्ट एंथैल्पी को जब हम आज डिस्कस करने वाले हैं यानी थर्मोकेमिस्ट्री के आगे अगर हम बढ़ें तो फर्स्ट एंथैल्पी को जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो होगी हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब बारी आती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब देखिए, फॉर्मेशन का मतलब किसी चीज़ के बनने से, किसी चीज़ के बनने में जो एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी या एनर्जी रिलीज होगी या एंथैल्पी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी किसी चीज़ के बनने में, तो वही क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन कवर करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन है कि अगर हम देखें तो यह हम कहेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, amount of heat absorbed or released when 1 mole of a compound is formed by its constituent elements in their free or natural state, अब देखिए डेफिनेशन से समझते हैं क्या कह रहे हैं हम लोग कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, या तो अमाउंट हीट एब्जॉर्ब हो या रिलीज्ड हो। कब हो, व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जब 1 मोल कंपाउंड बने तो 1 मोल कंपाउंड के बनने पर या तो एनर्जी रिलीज हो या एनर्जी एब्जॉर्ब हो। कब बने, जब वो फ्री फॉर्म में यानी नेचुरल स्टेट में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो तब। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल से बात करता हूं कि हमने कहा कि हमारे पास हाइड्रोजन थी गैसियस फॉर्म में, O2 थी गैसियस फॉर्म में, और इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और बना लिया H2O किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो आप देखिए 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन जब आपस में ट्रीट हो रही है तो हमें तो प्रोडक्ट से मतलब है 1 मोल कंपाउंड के बनने के लिए। तो 1 मोल कंपाउंड बना और वो 1 मोल कंपाउंड क्या है, वाटर। तो 1 मोल कंपाउंड यानी इस वाटर का मॉलिक्यूल को के बनने में जो भी एनर्जी रिलीज हुई होगी या जो भी एनर्जी दी गई होगी वो ही क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यानी सपोज करते हैं कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी यानी जो भी इस रिएक्शन की एंथैल्पी होगी उस रिएक्शन की एंथैल्पी को क्या बोलेंगे, FH। दिस इज F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यानी जो भी एंथैल्पी आएगी वो एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये हुआ 1 मोल सब्सटेंस के बनने में जो भी एनर्जी रिलीज होगी या जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी वही एनर्जी क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। उस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। ठीक है, और ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ H2O। या फिर मैं कहूं कि हम ये कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O का मतलब कि जो डेल FH होगा, डेल FH मीन्स
H2O के मॉलिक्यूल की इस पूरी रिएक्शन में एक मोल सब्सटेंस के बनने में जो एनर्जी लगी होगी वो किसके बराबर होगी, वो उतनी ही एनर्जी होगी जितनी इस वाटर के मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट होगी। तो वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंथैल्पी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वाटर के बराबर होगी। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कभी भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी एक मोल कंपाउंड के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा बराबर होता है एंथैल्पी ऑफ दैट कंपाउंड, एंथैल्पी ऑफ दैट कंपाउंड। यानी जो कंपाउंड बन रहा है, एक मोल कंपाउंड बन रहा है, उसकी एनर्जी उस पूरी रिएक्शन के फॉर्मेशन की एनर्जी के हमेशा हमेशा बराबर होती है। इसे भी हम कह सकते हैं। और जनरली हम क्या कहेंगे कि एक मोल सब्सटेंस के बनने में जो भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब्ड होती है उसको क्या बोला जाता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला जाता है। इसके बाद बच्चों बारी आती है, मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं इसको कवर कराऊं तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीट एंथैल्पी की रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, होगी या नहीं होगी। अगर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट चेंज ही तो है एंथैल्पी। अब पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी को घटाएंगे। सपोज करते हैं प्रोडक्ट की एंथैल्पी अभी सपोज कर रहे हैं 1.44 किलो जूल पर मोल आई, प्रोडक्ट की एंथैल्पी 1. माइनस के सपोज करते हैं, चलिए माइनस के आई, माइनस के 1.44 किलो जूल पर मोल आई, माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। देखो जब हम कंपेयर करते हैं तो हम मान के चलेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, नेचुरली अकरिंग होता है, उस मॉलिक्यूल की स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी होती है, 0। जैसे ये हाइड्रोजन नेचर में H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट पे एंथैल्पी कितनी होगी, 0। ये O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो क्योंकि ये भी नेचुरली अकरिंग है तो ये कितना होगा, 0। ये मान के चलेंगे। तो अगर हम मान के चलें तो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, माइनस के 144। मीन्स ये ही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इस पूरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों बारी आती है, अगर हम आगे बढ़ें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद हमारे पास एंथैल्पीज और भी बहुत सारे टर्म्स में हो सकती हैं। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद हम अगली एंथैल्पी की बात करेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, तो उसके लिए पहले आप एक नोट कवर कर लीजिए कि मोर हीट रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, more heat released during the formation of compound, more will be stability, stable। अब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी प्रोसेस में किसी एक मोल सब्सटेंस के बनने में जितनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी, देखिए ज़्यादा हीट रिलीज होगी का मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो चली गई, और एक्स्ट्रा एनर्जी चली गई तो जो अपने पास एनर्जी बची, जो मिनिमम एनर्जी बची, उस एनर्जी पर वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो जितनी ज़्यादा कोई मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज करता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो उतना कम स्टेबल होता है। तो हमेशा कोई मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमने एक रिएक्शन लिखी, जैसे हमने कहा कि H2 plus O2 gives 2H2, H2 plus O2 gives half H2O, gives H2O liquid, और इस समय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका कितना था, माइनस के 144 किलो कैलोरी। और एक रिएक्शन लिखी हमने H2 plus Cl2, हाफ H2 plus हाफ Cl2 gives HCl, ठीक है। और इस समय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था इसका माइनस के 3.66 किलो कैलोरी पर मोल। आपसे पूछा जाए H2O और HCl में विच इज मोर स्टेबल, तो कहाँ ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। देखिए माइनस प्लस का मतलब मैथमेटिकली माइनस प्लस नहीं है, ये माइनस का मतलब है, माइनस इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और पॉजिटिव इंडिकेट करता है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो एनर्जी तो इतनी है, इतनी एनर्जी रिलीज हुई, तो कौन सी ज़्यादा बड़ी है, ये वाली। अब अगर ये बड़ी है तो मैंने क्या कहा, मोर एनर्जी रिलीज, यानी माइनस का साइन ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई, तो जिसकी बनने में, जिसके एक मोल बनने में जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो उतना स्टेबल होगा। अगर मैं इन दोनों इस डाटा के हिसाब से
कंपेयर करूं तो दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि जो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। और जो अगर किसी एक मोल कंपाउंड के बनने में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो उतना कम स्टेबल होगा, क्योंकि एनर्जी जिसके पास ज़्यादा होगी वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं और बात करूँ तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं इस केस में सपोज करते हैं, अब बारी आती है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद दूसरी एंथैल्पी की बात की जाए, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद दूसरी एंथैल्पी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन का मतलब किसी चीज़ को कंप्लीटली बर्न करने पर, ठीक है। तो इसके लिए रिएक्शन क्या होगी या इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी, तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। देखिए कंबशन के केस में हमेशा रिलीज ही होगी हीट, तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 mole of a compound, when 1 mole of a compound is completely combusted in excess of air, या फिर हम कहें O2। यानी एक मोल सब्सटेंस के कंप्लीटली बर्न होने पर, कंबस्ट होने पर जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोला जाता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमारे पास एक मोल फ्यूल था दैट इज CH4 मीथेन, ठीक है। एक मोल है ये, 1 मोल मीथेन को अगर हम कंप्लीटली बर्न करते हैं या कंबस्ट करते हैं तो बाय प्रोडक्ट हमें CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड मिलेगा। और अगर हमें ये मिला और हम कहते हैं इस पूरी रिएक्शन यानी एक मोल को कंबस्ट करने पर हमें 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O मिला, लेकिन हमने कंबस्ट कितना करा, 1 मोल। हमें तो इस जिसको हम कंबस्ट करा रहे हैं उससे मतलब है। तो अगर हम इसको कहें और इस केस में डाटा दिया हो कि इस पूरी रिएक्शन की जो एंथैल्पी है, इस पूरी रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो 890 किलो जूल पर मोल है, सपोज कर रहे हैं, या किलो कैलोरी है, जो भी आप कहें किलो कैलोरी है, इतनी एनर्जी है। तो आपसे कहें कि बताइए भाई इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा, तो 1 मोल को कंबस्ट करने पर रिएक्शन बता रही है कि इतनी एनर्जी रिलीज हुई, तो यही क्या होगा, दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी होगा। यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी बोलेंगे। यानी यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्यों, क्योंकि भाई 1 मोल जब सब्सटेंस कंबस्ट हुआ तभी तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। हम कहें पूरी रिएक्शन में कितनी एनर्जी एंथैल्पी का चेंज आया, इतना, और 1 मोल को बर्न करने पर कितना आया, तब भी तो हम यही बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस केस में क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बराबर होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास कोई 2 मोल अमाउंट था किसी सब्सटेंस का, जैसे मैंने कहा 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2। और इस केस में जो एनर्जी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है सपोज करते हैं वो कितना है, लगभग हम मानते हैं कि माइनस के 660 किलो कैलोरी है, सपोज करते हैं। तो वो कहेगा, अब हमसे पूछेगा कि बताइए भाई एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा। ये तो पूरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, पूरी रिएक्शन में यानी 2 मोल फ्यूल को बर्न करने पर कितनी एनर्जी रिलीज हुई, इतनी। और हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन किस केस में काउंट करते हैं, 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सारे डाटा को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब ये सारा डाटा 2 से डिवाइड होगा तो ये भी तो 2 से डिवाइड होगा। तो अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ कंबशन चाहिए इस रिएक्शन की, इसके लिए 1 मोल के लिए, तो इसके ये तो 2 मोल की एंथैल्पी ऑफ कंबशन है ना, मुझे तो 1 मोल के लिए चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से। यानी -660 वैल्यू को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 330 जो आएगी दिस इज माइनस के, ये क्या होगी, दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर दिस रिएक्शन होगी 330 के किलो कैलोरी, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी 660 किलो कैलोरी, ठीक है। तो अगर 2 मोल, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स को कंबस्ट कराया है और
हम कंबशन कहाँ काउंट कर रहे हैं, 1 मोल, 1 मोल के लिए, कि 1 मोल किसी भी फ्यूल को बर्न करने पर जो भी एनर्जी मिल रही है वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाएगी। होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बाद एक छोटा सा टर्म आता है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा और आज दोबारा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, हेडिंग डालते हैं पहले तो, कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, हम सिंपल शब्दों में कहेंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। 1 ग्राम फ्यूल के बर्न होने पर, 1 ग्राम फ्यूल के द्वारा बर्न होने पर, जब 1 ग्राम फ्यूल बर्न होगा तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। अब अगर मैं कहूं तो ये वैल्यू एक्चुअल में हमें बताती क्या है, तो ये बताती है विच इज बेटर फ्यूल, विच इज बेटर फ्यूल, कि कौन सा फ्यूल बेटर होगा, कौन सा फ्यूल बेटर होगा। ठीक है, कब, इन केस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के केस में। अब बात करते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी। डेफिनेशन से तो समझ में आ गया कि 1 ग्राम फ्यूल के बर्न होने पर जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। अब सपोज करते हैं कि हमसे कहा गया कि एंथैल्पी 1 मोल सब्सटेंस के कंबस्ट करने पर, किसको, किसी फ्यूल को, सपोज करते हैं अभी हमने मीथेन लिया था तो फिर दोबारा मीथेन ले लेते हैं, मीथेन को कंबस्ट करने पर, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, 1 मोल को कंबस्ट करने पर एनर्जी यहाँ रिलीज होती है, सपोज करते हैं, सपोज कर रहे हैं हम लोग 800 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और कोई दूसरा फ्यूल ले लेते हैं, हम कहते हैं कि 1 मोल एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर ब्यूटेन C4H10, इसको कंबस्ट करने पर हम कह रहे हैं कि इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इस 1 मोल जब ये बर्न होता है तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन इतना होता है, और ये 1 मोल कंबस्ट होता है तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन इतना होता है। तो बताइए कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी, मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है और ब्यूटेन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। तो अगर हमें कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा कि कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा फाइंड करने के लिए आपको, जब भी आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन को आप डिवाइड कर दो किससे, उसके मोलर मास से, उसके मोलर मास से, उस फ्यूल के मोलर मास से, तो आपके पास कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए 1 मोल, 1 मोल है, 1 मोल CH4 कितनी एनर्जी रिलीज करता है, इतनी, और 1 मोल का मास कितना होता है, 12 + 1 × 4 मीन्स 16 ग्राम। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 16 ग्राम या 1 मोल एक ही बात है, 1 मोल या 16 ग्राम CH4 कितनी एनर्जी रिलीज करता है, 800। तो मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं लिखूंगा कि 1 मोल CH4 रिलीज्ड एनर्जी, ये कितनी एनर्जी रिलीज करता है भैया, -800 किलो जूल पर मोल। उसके बाद अगर 1 मोल का हम मास देखें तो हम कहेंगे कि 16 ग्राम CH4 विल रिलीज एनर्जी इज इक्वल टू -800। जब 16 ग्राम यानी 16 ग्राम 800 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है तो 1 ग्राम कितनी करेगा भाई, 1 ग्राम विल बी रिलीज एनर्जी इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 16। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, 50 आ जाएगा माइनस के, तो 50 किलो जूल पर मोल आ गई ना 1 ग्राम की। और हम यही तो डेफिनेशन है कि 1 ग्राम फ्यूल को कंबस्ट करने पर जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 50 किलो जूल पर मोल, अगर उसकी कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो इतनी। आती है बात समझ। इसी तरीके से इसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू निकाली जा सकती है। अब इसका मास निकालूं तो क्या होगा, 12 × 4 + 1 × 10, 12 4 जा 48 + 10 58। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि 58 ग्राम यानी 1 मोल किसके बराबर है, 58 ग्राम के। 58 ग्राम ब्यूटेन की जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो कितनी है, -11600। 1 ग्राम की कितनी होगी, 1 ग्राम विल बी 11600 अपॉन 58। 58 से 2 टाइम्स यानी 200 हो गया ये, तो ये हो गया -200 किलो जूल पर मोल। यानी 1 ग्राम C4H10
कि कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हुई, और ये कैसे निकाली। देखिए ये अमाउंट क्या है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और ये अमाउंट क्या है, दिस इज मोलर मास। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन को मोलर मास से डिवाइड किया, यहाँ भी ये है एंथैल्पी ऑफ कंबशन मीथेन का, और ये क्या है मीथेन का, मोलर मास। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन को जब भी हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे उस फ्यूल के, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू। अब आप खुद बताइए कौन सा फ्यूल अच्छा है, वो जिसको 1 ग्राम कंबस्ट करने पर, जिसका 1 ग्राम कंबस्ट करने पर 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, या जिसका 1 ग्राम कंबस्ट करने पर 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। बताइए आप। तो सीधी सी बात है, जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो बेटर फ्यूल है, तो दिस इज बेटर फ्यूल। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, 1 ग्राम फ्यूल जितनी एनर्जी रिलीज करता है वही क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाती है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बच्चों बारी आती है, अगर हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बाद की बात करें, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बाद भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, यानी बहुत सारी एंथैल्पीज़ को हम कवर कर सकते हैं यहाँ पर। अब बहुत सारी एंथैल्पीज़ को कैसे, तो मैं कह सकता हूँ कि एंथैल्पी ऑफ, यानी हम यहाँ डिस्कस करेंगे अब एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, यानी जब फेज चेंज होगा तो उस समय भी बहुत सारी एंथैल्पीज रिलीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि कोई सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड में गया, या फिर कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में गया। तो कोई सब्सटेंस जब लिक्विड से सॉलिड में या सॉलिड से लिक्विड में जाता है, देखो लिक्विड से सॉलिड में गया, तो एक्चुअल में लिक्विड से सॉलिड में गया तो वैसे तो हम इसे क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग हुई, और सॉलिड से लिक्विड में गया तो हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग हुई। तो या तो फ्रीजिंग और मेल्टिंग हो प्रॉपर नाम दिया जाए, अदरवाइज हम एक दोनों प्रोसेस को नाम दे सकते हैं कि जब कोई सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड में या सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो उसको बोला जाता है फ्यूजन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फ्यूजन। तो जब कोई सब्सटेंस 1 मोल, व्हेन 1 मोल लिक्विड सब्सटेंस, अब यहाँ देखो एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज में क्या करेंगे, अभी हम 1 ग्राम नहीं, अब 1 मोल लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस। 1 मोल लिक्विड 1 मोल सॉलिड में जब कन्वर्ट होता है तो उस समय जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और ये फ्यूजन कौन सी वाली एंथैल्पी है, फ्रीजिंग वाली, क्योंकि फ्रीजिंग में भी फ्यूजन, तो फ्रीजिंग को भी बोलेंगे। या हम कहें कि जब 1 मोल सॉलिड 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस समय जो एंथैल्पी रिलीज होगी, जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा वो क्या होगा, वो भी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा या नहीं होगा। और ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसकी वजह से है, ड्यू टू मेल्टिंग। तो ये भी एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज की वजह से भी हम बहुत सारी एंथैल्पीज काउंट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन बन जाएगी कि व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेज कैन बी कन्वर्ट इनटू 1 मोल ऑफ सॉलिड, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। इसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो सकता है। अब मैं आगे बात करूं तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ही क्यों होगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी हो सकता है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, देखो इसका एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल लिक्विड था और वो 1 मोल सॉलिड में चला गया, यानी क्या हो गया, वाटर से आइस बन गया, तो ये वाला केस था। ठीक है, इसी तरीके से ये मैं कहूं मेरे पास आइस थी, ये आइस से लिक्विड बन गया यानी वाटर बन गया। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी तो बोला जा सकता है, लेकिन हम कब बोलेंगे, जब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, वेपर्स कब बनती हैं, लिक्विड से जब कोई सब्सटेंस गैस में जाएगा, जब कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैस में जाएगा। मैंने कहा मेरे पास 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल था, इसको कोई एंथैल्पी दी या इसने रिलीज करी, क्योंकि लिक्विड से गैस में जाएगा तो सीधी सी बात है, लिक्विड से गैस में जाएगा, पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या होगा, लिक्विड से गैस में गया तो ये क्या हो गया, H2O, क्या बन गया, गैस। तो 1 मोल सब्सटेंस का लिक्विड से 1 मोल गैस में जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो यहाँ जो भी एंथैल्पी में चेंज आया होगा वो क्या होगा, डेल वेप H, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो 1 मोल लिक्विड को 1 मोल गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा, या जो भी एंथैल्पी रिलीज होगी, या जो भी एनर्जी दी गई होगी, अमाउंट ऑफ हीट दिया गया होगा या रिलीज होगा, वही क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। इसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के बाद हम यहाँ पर
और क्या बात कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हम बात कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कर सकते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, जब 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस कब किस में चला जाए, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किस में, 1 मोल गैस में, 1 मोल गैस में। तो वो क्या होगी, इस समय जो भी एंथैल्पी रिलीज होगी या जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहलाएगा। अच्छा एक बात और बताता हूँ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के लिए, कि जो सॉलिड होता है, जब सॉलिड होता है और वो जब डायरेक्टली गैस में जाएगा तो एक्चुअल में उसे कहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा, वो लिक्विड से तो होगा ना, लिक्विड में भी जाएगा लिक्विड में जाएगा लेकिन वो डायरेक्ट वहाँ पहुँचेगा, लेकिन पहले इस स्टेट को भी छुएगा। तो वो इस स्टेट को छुएगा, तो सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में जाती है तो एक्चुअल में सॉलिड से लिक्विड का मतलब होता है मेल्टिंग हो रहा है, और लिक्विड से जब वो गैस में जाती है तो लिक्विड से गैस का मतलब क्या है कि वेपराइजेशन हो रहा है, और जब वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाएगा तो हम कहते हैं क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। तो मैंने कहा जब 1 मोल सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में तो वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगी या नहीं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगी सॉरी। अब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगी तो सीधी सी बात है, ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन किसका सम होगी, एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग, और मेल्टिंग को मैंने अभी क्या बोला था, फ्यूजन भी बोला था। तो डेल फ्यूज H प्लस कौन सा, मेल्टिंग वाला, प्लस लिक्विड वेपराइजेशन तो डेल वैप H। अगर इन दोनों का सम कर दिया जाए तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे या नहीं पहुँच जाएंगे। तो क्या हुआ कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के भी बराबर होती है। और वैसे कहें कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, तो हम कहेंगे 1 मोल सब्सटेंस यानी 1 मोल सब्सटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 मोल गैस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट एंड रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो फेस चेंज में या फेस ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम ये एंथैल्पी की बात कर सकते हैं। अच्छा यहाँ एक और बात यहीं पर कवर कर दूं कि इन एंथैल्पीज़ के लिए अगर हम बात करें तो ये एंथैल्पीज़ में अगर हम यही एंथैल्पी 1 मोल की एंथैल्पी ही मेजर कर रहे हैं, यानी 1 मोल लिक्विड 1 मोल गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कब, ये सारा डाटा हम कब मेजर कर रहे हैं, एट स्टैंडर्ड स्टेट। अगर हम यही काम स्टैंडर्ड स्टेट पर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड स्टेट पर, स्टैंडर्ड स्टेट हमारी क्या होती है, बात कर चुके हैं। अगर हम यही काम 298 केल्विन टेम्परेचर पर, 1 atm प्रेशर पर, और अगर कॉन्सेंट्रेशन हो तो 1 m कॉन्सेंट्रेशन पर ये डाटा मेजर करें तो जो भी एंथैल्पी की वैल्यू आएगी वो एंथैल्पी क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, लेकिन कैसी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी। ऐसे ही इस सिचुएशन पर अगर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हमने मेजर करा तो वो क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसी पर अगर फ्यूजन करा तो वो क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज तो हमें समझ में आ गया कि 1 मोल सब्सटेंस जब दूसरे 1 मोल में ही कन्वर्ट होता है तो जो भी एनर्जी का चेंज होता है जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसी को बोला जाता है फ्यूजन। यानी लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तो फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो फ्यूजन। 1 मोल लिक्विड से गैस जा रहा है तो वेपराइजेशन, 1 मोल सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहा है तो सब्लिमेशन। अगर यही काम स्टैंडर्ड स्टेट पर हो जाए तो वही क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, तो जब भी हम स्टैंडर्ड स्टेट पर यानी इस स्टेट पर मेजरमेंट करेंगे एंथैल्पी का तो यही सारी एंथैल्पीज स्टैंडर्ड वाली हो जाएंगी और उनके आगे नॉट लग जाएगा। तो जब भी नॉट लगेगा हम समझ जाएंगे कि ये कब मेज़र की गई है, स्टैंडर्ड स्टेट पर मेज़र की गई है। तो इस तरीके से एंथैल्पी यानी थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट, एंथैल्पी और फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूँ हेज लॉ के साथ। थैंक यू वेरी मच।